नमस्कार। आज हम नॉर्थ अमेरिका की विशाल और शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के एक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ की कहानी नहीं, बल्कि उन जबरदस्त ताकतों की दास्तां है जिन्होंने एक पूरे महाद्वीप को शक्ल दी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जब भी हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो अक्सर माउंट रेनियर या माउंट हुड जैसी शानदार ज्वालामुखी चोटियों की तस्वीरें जहन में आती हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये इतनी अकेली क्यों दिखती हैं? क्या ये सच में अकेली हैं या फिर ये किसी बहुत बड़े राज का हिस्सा हैं? तो इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये चोटियां कोई अलग थलग नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई माउंटेन सिस्टम का हिस्सा है, जिसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो लगभग पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है। तो आखिर ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा है क्या चीज? इसे आप नॉर्थ अमेरिका की रीढ़ की हड्डी समझिए। एक बहुत बड़ी और उलझी हुई संरचना जो महाद्वीप के पूरे पश्चिमी हिस्से को थामे हुए है। ये कोई एक अकेली रेंज नहीं, बल्कि दर्जनों रेंजेस का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो सुनिए, ये सिस्टम उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में मेक्सिको तक 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये लगभग दिल्ली से लंदन तक की दूरी के बराबर है। सच में एक जबरदस्त भूवैज्ञानिक अजूबा। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे। ये अविश्वसनीय लैंडस्केप कोई अचानक नहीं बन गया, बल्कि ये करोड़ों साल पहले हुई टेक्टोनिक प्लेट्स की एक जोरदार टक्कर का नतीजा है। इस सब के पीछे जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कन्वर्जेंस या अभिसरण। जरा कल्पना कीजिए कि दो गाड़ियां धीमी गति में एक दूसरे से टकरा रही हैं। क्या होगा? मेटल मुड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। बस कुछ ऐसा ही तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। इस जियोलॉजिकल ड्रामा के दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ भारी घनी पैसिफिक ओशियानिक प्लेट और दूसरी तरफ हल्की नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये दोनों आमने सामने आई तो जो हुआ वो शानदार था। तो हुआ ये कि जैसे ही भारी पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे खिसकी, उसने महाद्वीप के किनारे को एक कागज की तरह सिकोड़ दिया। इस जबरदस्त दबाव ने जमीन को ऊपर की ओर धकेला और इसी से जन्म हुआ नवीन वलित पर्वतों का। इन्हें नवीन या यंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम में ये काफी नए हैं, और वलित या फोल्ड क्योंकि ये धरती की परत के मुड़ने से बने हैं। चलिए अब इस जबरदस्त टक्कर के नतीजों को और करीब से देखते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ पहाड़ नहीं बनाए, इसने तो जियोलॉजिकल फीचर्स का एक पूरा इकोसिस्टम ही तैयार कर दिया, जिसने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस महाटकराव ने 4 मुख्य चीजों को जन्म दिया। आसमान को छूते नवीन वलित पर्वत, जीवन देने वाली बड़ी बड़ी नदियां, विशाल ऊंचे पठार और हाँ, आग उगलती ज्वालामुखी चोटियां। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले और सबसे साफ दिखने वाले पहाड़। हम बात कर रहे हैं अलास्का रेंज जैसी विशाल बर्फ से ढकी श्रृंखलाओं और ताकतवर रॉकी माउंटेन्स की। ये इस इलाके की जान है। यंग फोल्ड माउंटेन्स के बेहतरीन उदाहरण। फिर आती हैं नदियां। इन्हीं ऊंचे पहाड़ों से कोलंबिया और कोलोराडो जैसी नॉर्थ अमेरिका की कुछ सबसे जरूरी नदियां निकलती हैं। ये नदियां जमीन को तराशती हैं और समय के साथ गहरी घाटियां और शानदार कैनियन बनाती हैं। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में फंसे हुए हैं ऊंचे सपाट इलाके, जिन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेट बेसिन पठार, जो पहाड़ों की वजह से एक विशाल सूखा इलाका बन गया है। और अब कॉर्डिलेरा का आग उगलने वाला रूप। जिस टेक्टोनिक एक्टिविटी ने पहाड़ों को ऊपर उठाया, उसी ने जमीन के नीचे चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा भी बनाया। और यही पिघली हुई चट्टान जब सतह पर आ जाती है तो माउंट हुड, रेनियर और शास्ता जैसे मशहूर ज्वालामुखी बनाती है। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए पश्चिमी कॉर्डिलेरा को बनाने वाली कुछ सबसे मशहूर पर्वत श्रृंखलाओं के एक तेज रफ्तार टूर पर चलते हैं। तैयार हो जाइए। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे उत्तर से, अलास्का रेंज से। यहीं पर नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली मौजूद है। ये इतनी ऊंची है कि इसका अपना मौसम का सिस्टम है। थोड़ा दक्षिण की ओर आते हैं तो हमें मिलती हैं पैसिफिक कोस्ट रेंजेस। ये पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल प्रशांत महासागर के किनारे किनारे चलती हैं, जिससे बेहद खूबसूरत और नाटकीय तटीय नज़ारे बनते हैं। और हाँ,
हम रॉकीज को कैसे भूल सकते हैं? ये शायद इस पूरे सिस्टम की सबसे मशहूर रेंज है। कनाडा से न्यू मैक्सिको तक फैली ये रेंज महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी की तरह है और कॉन्टिनेंटल डिवाइड का काम करती है। और दक्षिण में कैलिफोर्निया में हमारे पास है सिएरा नेवादा। ये अपनी ग्रेनाइट की नुकीली चोटियों के लिए जानी जाती है, जिन्हें ग्लेशियरों ने तराशा है, और यहाँ उगने वाले विशाल सिकोया पेड़ों के लिए भी। हमारा सफ़र अब हमें मेक्सिको ले जाता है, जहाँ कॉर्डिलेरा दो मुख्य शाखाओं में बट जाता है। पश्चिम में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और पूर्व में सिएरा माद्रे ओरिएंटल। ये दोनों मिलकर देश के विशाल सेंट्रल पठार को घेरती हैं। और आखिर में हम अपना टूर खत्म करते हैं ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट पर। ये मध्य मैक्सिको में फैले एक्टिव और सुप्त ज्वालामुखियों की एक लाइन है। इस बात का जीता जागता सबूत कि इस क्षेत्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? ये पहाड़ सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा का ये इलाका भूवैज्ञानिक, पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इलाका खनिजों का तो जैसे एक खजाना है जो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी जंगली और बेमिसाल खूबसूरती दुनिया भर के टूरिस्ट्स को खींच लाती है, और यहाँ के अलग अलग तरह के आवास, ऊंचे घास के मैदानों से लेकर घने जंगलों तक, अनगिनत तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। सच में ये एक बहुत ही अहम इलाका है। और अब हम आपको एक सोच के साथ छोड़े जाते हैं। जिन टेक्टोनिक प्लेट्स ने इस लैंडस्केप को बनाया, वो आज भी एक दूसरे को धकेल रही हैं, भले ही बहुत धीरे धीरे। तो एक पल के लिए सोचिए, अगले 10 लाख सालों में ये इलाका कैसा दिखेगा? ये एक जिंदा बदलता हुआ लैंडस्केप है। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।